Yes. Good evening, friends. My name is Pradeep Brahmpurkar, uh, retired Chief Manager from the State Bank of India, and I am associated with the Shubham Sir's Academy from last 2 to 3 years, and I have taken the lot of mock interviews for the aspirant students who have cleared the main exams and appearing for the interviews in their various uh, positions in the banking. Friends, I have taken various type of mock interviews, and which the things which I feel to tell you to rectify in your main interview, I have to tell you कि जो चीज़ें मुझको लगी है कि बताना आपको इम्पोर्टेंट रहेंगी, आपके लिए यूजफुल रहेंगी मेन इंटरव्यू में जाने से पहले, इसके लिए ये सेशन हमने अरेंज किया है आपके लिए कि जो भी ऑब्जर्वेशंस आपके मॉक इंटरव्यू के दरमियान हमको दिखाई दिए, तो उसका थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करने के लिए ये सेशन हमने मेनली लिया है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, इसका मतलब आपने रिटन एग्जाम प्री मेन जो भी रहेंगी वो क्लियर किया है, मीन्स योर नॉलेज रिगार्डिंग दैट सिलेबस इज ऑलरेडी टेस्टेड, मीन्स आपका जो नॉलेज टेस्टिंग था वो हो गया है। अभी इंटरव्यू बाकी है, तो इंटरव्यू में क्या क्या देखा जाता है मेनली ये चीज़ अपन पहले देखेंगे। तो इंटरव्यू में सबसे पहले जो देखा जाता है कि जो इटिकेट्स रहते हैं, एंट्री इटिकेट्स, कि जैसे अंदर कैसे आना चाहिए, कैसा पूछना चाहिए, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, जो भी है इटिकेट्स वो आपको ऑब्जर्व करना है। और फर्स्ट थिंग जो आए बराबर देखी जाती है इंटरव्यू पैनल के द्वारा, वो है आपका अपीयरेंस। द अपीयरेंस शुड बी सुटेबल फॉर द इंटरव्यू स्टैंडर्ड्स। मीन्स क्या रहता है कि एक आपका जो ड्रेस रहेगा वो इंटरव्यू के लिए जो अच्छा रहता है, स्टैंडर्ड्स जो बताए गए इंटरव्यू के लिए उसके हिसाब से चाहिए। शूज़ जो भी रहेंगी लेडीज़ के द्वारा जो भी अटायर बताया गया है वो उसके हिसाब से होना। तो ये सब बेसिक चीज़ें है, वो आपके अपीयरेंस में दिखना चाहिए। और आपके अपीयरेंस में ये दिखना चाहिए कि आप एक अच्छे बैंकिंग जॉब के लिए अपीयर कर रहे हैं। तो बैंकिंग जॉब में क्या स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करना पड़ते हैं, बिकॉज आदमी का जो इमेज क्रिएट होती है वो उसके कपड़ों से क्रिएट होती है, ये तो कोई नहीं बोल नहीं सकता है। तो अपीयरेंस में मेनली योर ड्रेसिंग, शूज़, बाकी जो भी अटायर होगा आपका वो सब कुछ देखा जाता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि मेरा ड्रेस वेल क्लीन है, उसको अच्छी तरह से आपने चूज कर लिया है। कलर कोड वगैरह जो भी आप सबको मालूम है वो फिर से बताना कुछ जरूरी नहीं है। तो इसके हिसाब से आपका फर्स्ट अपीयरेंस जो है इंटरव्यू पैनल के सामने वो अच्छा सा होना चाहिए। हेयर्स वगैरह जो भी है एक जो भी स्टैंडर्ड ऑफिसर की पोजीशन में होना चाहिए, मीन्स ऑफिसर के लिए होना चाहिए, उस हिसाब से होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज द अपीयरेंस। अपीयरेंस इज द योर फर्स्ट इंप्रेशन इन द इंटरव्यू। देन सेकंड जो जब स्टार्ट होता है इंटरव्यू, वहां से देखा जाता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। कम्युनिकेशन कैसा है मीन्स ओके, आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्ट नहीं है तो आपको अगर हिंदी में मूव करना है तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द इंटरव्यू पैनल कि कैन आई टॉक इन हिंदी। ओके, देन दे विल गिव नॉर्मली दे विल गिव द परमिशन टू टॉक इन हिंदी। लेकिन आपको मराठी में अगर ये स्पेशली एएफओ का इंटरव्यू इसलिए मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं मराठी में अलाउ करते हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू पैनल में कोई मराठी लैंग्वेज वाला पैनलिस्ट नहीं होगा तो कभी अलाउ नहीं करेंगे। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि आप हिंदी में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अगर मराठी में नहीं आपको परमिशन मिलती है तो कम्युनिकेशन में आपका जिनाइननेस, इंटीग्रिटी, ये सब कुछ देखना चाहिए। सामने वाले इंटरव्यू पैनल में से जो आपको कोई पूछ रहा है तो उसके तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, लिसनिंग अच्छी होना चाहिए। मीन्स वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूरा होने के बाद थोड़ा सा आपको उसमें गैप लेना है, देन यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर। ओके, आंसर आपको सही में मालूम है
तो अच्छी से लैंग्वेज में स्पीड मेंटेन करके, साउंड वेरिएशन अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, इस तरह से आपको उसको फॉलो करना है। बाद में अगर समझो कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है, तो यू कैन आस्क देम टू रिपीट द, सॉरी सर रिपीट द क्वेश्चन, और सॉरी सर बोल दिया तो भी वो रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन। और अगर आपको उस क्वेश्चन का या प्रश्न का उत्तर आता ही नहीं है, तो आपको सॉरी सर आई डोंट नो एट दिस टाइम ऐसा बोल के उसको आंसर दे देना चाहिए। ओके, तो ये कम्युनिकेशन जो है उसका फ्लो जो है अच्छी तरह से होना चाहिए। आप कभी भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा सडनली आ जाता है, क्योंकि क्या पूछेंगे ये तो किसको मालूम नहीं रहता है, तो नर्वसनेस किसी भी क्वेश्चन के बाद आपके फेस पे या आपकी बॉडी के ऊपर डेवलप नहीं होना चाहिए। तो आंसर नहीं आया इसका मतलब कोई भी निगेटिव चीज नहीं होती है, ये ध्यान में रखो। आंसर, सबका क्वेश्चन करेक्ट आंसर आना ये कुछ उसमें आवश्यक नहीं है। तो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड किया है वो कंटिन्यू करना है, और उसके हिसाब से ही आपको कम्युनिकेशन जारी रखना है। ओके, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन योर स्माइलिंग फेस इज वेरी इसेंशियल। ओके, कहीं भी नर्वसनेस या कुछ ऐसा इधर देख उधर देख ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आपको आपका स्माइलिंग फेस थ्रू आउट द इंटरव्यू उधर रखना है। बाद में अगर एक पैनलिस्ट ने, समझो सामने 3 या 4 पैनलिस्ट है और एक पैनलिस्ट ने आपको क्वेश्चन पूछा, तो ड्यूरिंग द आंसर यू हैव टू लुक ऑन टू द फेस ऑफ द ऑल पैनलिस्ट। सब पैनलिस्ट की तरफ आपको देखना है और उस हिसाब से उनको उत्तर देना है। तो दैट इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मैंने बताया आपको, यू हैव टू टेक द परमिशन टू स्विच ओवर द लैंग्वेज एंड यू कैन कंटिन्यू इन योर सुटेबल लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश नहीं भी रहा तो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, क्योंकि मराठी में परमिशन गारंटेड मिलेगी ये थोड़ा सा बताया नहीं जा सकता है। IBPS में स्पेशली, RRB में तो देते हैं वो मराठी में परमिशन, लेकिन IBPS में कभी कभी नहीं होता है, तो फिर आपको हिंदी में कम्युनिकेशन जारी रखना पड़ेगा। तीसरी चीज जो है सबसे बड़ी, कॉन्फिडेंस। अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पहले तो आपको टॉकिंग प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा, जो कि अभी आपने किया होगा। हमने मॉक इंटरव्यू में बार बार बताया कि इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस, बिल्ड द कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें आपको बिल्ड करना होती है। तो कॉन्फिडेंस डेवलप कहाँ से होता है? एक तो प्रैक्टिस से, टॉकिंग प्रैक्टिस, मिरर प्रैक्टिस और नॉलेज। मीन्स आपको अगर नॉलेज अच्छे से रहा तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है, और उसके हिसाब से आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत सारा इफेक्टिव हो जाता है। बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एटीट्यूड। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए सामने वाले पैनल को कि आप इंटरेस्टेड नहीं है इंटरव्यू में। ओके, मीन्स आपकी निगेटिव एटीट्यूड हो रही है ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए। यू शुड शो द पॉजिटिव एटीट्यूड, मुझे ये जॉब चाहिए, इसके लिए मैं प्रिपरेशन किया है और आई एम रेडी फॉर द जॉब, ऐसा उनको लगना चाहिए ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। तो इसके लिए जो बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके हिसाब से आपको उसमें आपका एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखना चाहिए सामने वाले पैनलिस्ट को। तो इसके लिए आपको उसका तैयारी करना है। बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट मीन्स क्या है कि कोई क्वेश्चन पूछा, आपको मालूम नहीं, लेकिन आप फिर भी खींच रहे उसको, ऐसा हो सकता है, वैसा होगा, या वैसा था, आपको मालूम नहीं, लेकिन यू हैव टेलिंग कॉन्फिडेंटली। तो ये भी थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। आपको जो मालूम नहीं है यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सर आई डोंट नो बोल के, क्योंकि आपको सभी चीज़ें मालूम होना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये इसमें से आपकी इंटीग्रिटी और जीनाइननेस दिखाई देता है। तो आपको जो मालूम नहीं है स्ट्रेट पे एक्सेप्ट दैट कि आई डोंट नो अबाउट दैट बोल के। ओके, देन फियरलेस, जैसे मैंने पहले भी बताया इसके बारे में थोड़ा सा, कि कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डिप्रेस हो गए हैं या आपको एकदम सा नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो भी आंसर होगा, आता है नहीं आता है, जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं
वो सारा कॉन्फिडेंट दिखाई देना चाहिए और फियर उसमें कभी भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफिसर जॉब कोई फियर से आप कर नहीं सकते। जो भी है, जो भी नॉलेज आपने डेवलप किया है, जो भी गाइडलाइंस रहती है बैंक की आगे चल के, अगर आप ऑफिसर बोल के सिलेक्ट हुए तो उसके हिसाब से आपको सामने वाले से कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। आप खुद ही फियर वाले होंगे तो फिर आगे वाले से क्या कम्युनिकेशन करेंगे या प्रेशर में कैसा काम कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा उसमें नहीं दिखना चाहिए। तो फियरलेस होना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। बाद में आर्ग्यू लेस। ये देखो, आपने क्वेश्चन किया लेकिन सामने वाला पैनल बोलता है नहीं नहीं ये ही नहीं, ये नहीं, ऐसा ही नहीं है, तो उसके साथ ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना है। ओके, आपका सही हो या उसका गलत हो ये चीज छोड़ दो, लेकिन ज्यादा आर्गुमेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। आर्गुएंसी कहीं भी दिखना नहीं चाहिए आपकी। ओके, तो क्रॉस क्वेश्चन हमने इंटरव्यू पैनलिस्ट को कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया नहीं नहीं ऐसा ही होता है, ओके सर बोल के उसको छोड़ देना चाहिए, वही उसको ये एंड करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी कि जो इंटरव्यू में नॉर्मली दिखाई देती है और आपको ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये तो 7-8 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहता है, इसमें ये सारी चीज़ें अगर आपकी अच्छी दिखाई दी तो बाकी आपके क्वेश्चन कितना करेक्ट आते हैं कितना रॉन्ग आते हैं ये छोड़ के, ये सब चीज़ें अभी जो हमने डिस्कस की है इसको बहुत सारा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, इसीलिए इंटरव्यू को बुलाया जाता है। अदरवाइज यू हैव पास द एग्जामिनेशन, योर नॉलेज इज ऑल्सो टेस्टेड। और अभी तो आपको मालूम है कि क्लर्क वगैरह पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी निकाल दिया है, तो ऑफिसर के लिए रखा है, क्योंकि ऑफिसर को एक जिम्मेदारी रहती है, उसका कम्युनिकेशन देखना पड़ता है, हाउ इज डीलिंग विद द पब्लिक। दैट इज आईबीपीएस में जो भी बैंक्स है, ऑल बैंक्स आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो पब्लिक से रिलेशन मेंटेन करना है, तो इसलिए इंटरव्यू को बोला जाता है ऑफिसर इंटरव्यू को, और देखा जाता है कि भाई ये आदमी उस पोस्ट के लिए फिट है या नहीं है। ये डिसीजन लेने के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस यहाँ होता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा जो भी प्राइमा फेसी आपको जो इंटरव्यू के लिए जो चीज़ें देखा जाती है ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपके ध्यान में आई होंगी। ओके, सो सिर्फ आपको नोइंग इज नॉट इनफ बट विलिंग इज नॉट इनफ। ओके, सिर्फ मुझे सब कुछ मालूम है लेकिन आपको एक्सप्रेस करना नहीं जमता है तो भी काफ़ी नहीं है, और मैं ऑफिसर बनना ही चाहता हूँ, सिर्फ ये विलिंग भी काफ़ी नहीं है, आपको वहाँ एक्सप्रेस करके उनको दिखाना पड़ेगा कि यू आर सूट फॉर द दैट पोजीशन। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। तो ये हो गया पहला पार्ट कि जो इंटरव्यू में क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द होल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। ओके, बाद में सेकंड क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, अभी आप ईएफओ के इंटरव्यू के लिए जनरली जा रहे हैं बहुत सारे लोग, तो आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है एंड यू आर ऑप्टिंग द जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर। ओके, ईएफओ जॉब इज ए पार्ट ऑफ द टोटल बैंकिंग सेक्टर। ओके, एग्री फील्ड ऑफिसर मीन्स क्या, सिर्फ एग्री का जॉब ऐसा नहीं है, उसके साथ आपको सभी बैंकिंग करना है। तो नेचुरली ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि व्हाई यू ऑप्टिंग फॉर द बैंकिंग सेक्टर जॉब। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाह रहा हूँ, मॉक इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों ने हमको बताया था ये क्वेश्चन पूछने के बाद कि माय सीनियर सजेस्टेड मी, माय फ्रेंड सजेस्टेड मी, माय रिलेटिव सजेस्टेड मी। ये कभी भी नहीं बताना चाहिए। ओके, कि इसके सजेशन पे आप बैंकिंग सेक्टर में या इस जॉब में आ गए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो फिर क्या बोलना चाहिए ये आंसर में, व्हाई यू ऑप्टेड द बैंकिंग जॉब, तो उसमें देखना चाहिए कि सर आफ्टर माय ग्रेजुएशन और फ्रॉम द पीरियड ऑफ माय ग्रेजुएशन आई एम सीइंग द बैंकिंग सेक्टर इज ए गुड सेक्टर फॉर द जॉब एंड सो आई हैव डिसाइडेड टू इंटर इनटू द बैंकिंग सेक्टर। तो फिर बैंकिंग सेक्टर के क्या फीचर्स है ये भी पूछा जाता है, तो आप नहीं बताए तो आप भी 2-3 फीचर बता सकते हो उनको। व्हाट इज द फीचर ऑफ द बैंकिंग जॉब? फर्स्ट इज द स्टेबिलिटी। ओके, बाकी क्षेत्रों के जैसा बैंकिंग जॉब नहीं, बैंकिंग क्षेत्र में जो जॉब मिलता है उसमें स्टेबिलिटी है, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर इज ए नाउ टुडे वी कैन से ग्रोइंग सेक्टर एंड द बैंकिंग सेक्टर इज द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर एक दिन में हर एक कोई भी व्यवहार करना है, कोई भी आपको
पैसा देना है, लेना है, बाकी भी सभी चीजें, फीस भरना है या घर में कुछ सामान लाना है, तो सभी पैसे का एक्सचेंज होता है। तो ये जो है, तो ये हमको बैंकिंग द्वारा मीन्स बैंक में अकाउंट होने के बाद ही कर सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर इज द इसेंशियल sector we can say, so as on today, so the stability for this sector is very good as on today. तो ये पहला जो फीचर है बैंकिंग सेक्टर था, दैट इज द स्टेबिलिटी, सो द बैंकिंग जॉब मे बी ट्रीटेड एज ए स्टेबल जॉब। ओके, देन सेकंड, ऑफ कोर्स इंडिविजुअल ग्रोथ के बहुत सारा इसमें चांसेस है। मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ के बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ दिखाई दी, मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर लूँगा तो नेचुरली I am get the good careers in future and I can reach into the up any level in that bank by the promotions। ये भी आपको उनको बता सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ग्रोथ को तो हम देखते ही है, कौन से भी सेक्टर जाएंगे, अगर मेरे को मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं दिखती तो हम कहीं को चूज करेंगे, है ना। तो इंडिविजुअल ग्रोथ ये भी अच्छा एक फीचर है बैंकिंग जॉब का। देन ट्रांसपेरेंसी इन द सिलेक्शन पॉलिसी में सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये भी ट्रांसपेरेंसी जो है बैंकिंग सेक्टर में पर्टिकुलरली ये बहुत ट्रांसपेरेंट है। आपको बताया जाता है आपको कितना मार्क मिला, क्या मिला, क्यों नहीं, मीन्स आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ वगैरह। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, और इन टाइम बाउंड मैनर, सिलेक्शन प्रोसेस हैविंग द ट्रांसपेरेंसी विथ टाइम बाउंड मैनर, एक पीरियड में पूरा उसका रिजल्ट फाइनल हो जाता है एंड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स will be given the appointments. So the time to time promotion and transparency in the selection process, ये भी बैंकिंग जॉब के फीचर्स है। देन गुड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हर साल हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में रिक्रूटमेंट रेगुलर हो रहा है और इसका उनको जरूरत है। इसलिए मैंने अगर ठहरा है कि मुझे बैंकिंग में जाना है तो मुझे हर साल वो अपॉर्चुनिटी सामने दिखाई देती है, तो इसलिए भी मैंने बैंकिंग सेक्टर चुन लिया था, ऐसा बता सकते हैं आप उनको। और आई हैव प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स। देन बेड सैलरीज, ऑफ कोर्स कि जो भी इंडस्ट्री सैलरी स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में अच्छी सैलरी दी जाती है। और एक उसमें आपको वर्ड बोल सकते हैं ऑन टाइम। ओके, ऐसा नहीं कि एक महीने का दूसरे महीने के 10 तारीख को, 20 तारीख को या 2 महीने बाद, ऐसा नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में अच्छी सैलरी ऑन टाइम पे दी जाती है, ये बता सकते हैं आप, क्योंकि दिस इज द फैक्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। सो ये भी आप उनको बता सकते हैं। देन आपको थोड़ा सा सोशल भी दिखाना है तो आप ये भी बता सकते हैं कि बैंक एम्प्लॉय कैन प्ले द रोल इन द इंडियन इकोनॉमी वगैरह। तो नेचुरली है ही ना, इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम फाइनेंस करते हैं इंडस्ट्रीज को, इंडिविजुअल्स को, हाउसिंग लोन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये सब जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है, ऑफ कोर्स नेशनल डेवलपमेंट में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए इंडिविजुअली बैंक एम्प्लॉय इज कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो ये भी उसमें एक सोशल एंगल है, ये भी आपको उसको बता सकते हैं। और दूसरा भी एक है इंपॉर्टेंट फीचर जो बैंकिंग जॉब होते हैं, वर्क विदाउट इंटरफेरेंस। जनरली आपके जॉब में इंटरफेरेंस नहीं होता है, बैंक के एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होते हैं, उस गाइडलाइन से आपको काम करना है, उसमें नेचुरली कोई भी डेविएट करो बोल के आपको बोल नहीं सकता है। ओके, सो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द बैंकिंग जॉब्स व्हाई यू ऑप्टिंग फॉर द बैंकिंग जॉब्स। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि आप बैंकिंग जॉब क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, इसका आपको क्या आंसर आपको देना है। अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो जनरली आपका बैंकिंग जॉब है, तो हमने बहुत से बार मॉक इंटरव्यू में भी पूछा था कि बहुत सारे लोगों को ये तो मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज बैंक एंड व्हाट इज द बेसिक बिजनेस ऑफ द बैंक्स। ओके, बैंक का डेफिनेशन ये है, इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड फॉर द एक्सेप्टिंग मनी, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एज पर द एक्ट। मींस बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसको लाइसेंस दिया गया है कि पब्लिक से मनी एक्सेप्ट कर लेने का। बाद में आपको बेसिक बिजनेस ऑफ द बैंक क्या है ये अगर पूछा गया, बेसिक बिजनेस ऑफ द बैंक,
the accepting the deposits from the public and giving the loans from that deposit to the public who were needed. मीन्स जो मांगता है, जो भी जिसको भी नीड है लोन्स की, उसको बैंक लोन बोल के देती है वही पैसों से जो कि डिपॉजिट बोल के पब्लिक से लिया है. ओके, मीन्स द बेसिक बिजनेस ऑफ द बैंक्स इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिविंग द लोन्स टू द पब्लिक हु नीडेड इट. जिसको गरज है उसको हम लोन देते हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक definition of the business of the banks. And of course motto of the banks is the जनरल यही है कि कोई भी जो इंस्टीट्यूट या कंपनी बिजनेस करती है तो ऑफकोर्स प्रॉफिट के लिए करती है, तो ग्रोथ विथ प्रॉफिट. ओके, ये तो मोटो कोई भी बैंक का होता है. अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि देन हाउ द बैंक्स आर जनरेटिंग प्रॉफिट. बैंकों को प्रॉफिट कहाँ मिलता है? ओके, तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपने स्टडी किया है बहुत सारे अभी बैंकिंग रिलेटेड जो टर्म्स रहते हैं. तो इसमें जो लोन देते हैं हम उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है बैंकों को, लेकिन जो डिपॉजिट लेते हैं पब्लिक से उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, मीन्स बैंक को देना पड़ता है. जनरली डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो थोड़ा सा कम होता है इंटरेस्ट रेट से जो लोन पे मिलता है. तो लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रेट रहता है, और डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है उनमें जो डिफरेंस रहता है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं. नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं. और दिस नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज द मेन सोर्स ऑफ द प्रॉफिट फॉर द बैंक्स. मीन्स बैंकों को मेन इनकम जो रहता है वो इंटरेस्ट के डिफरेंस से मिलता है जो लोन पे लिया जाता है और डिपॉजिट पे दिया जाता है. तो ये मेन सोर्स ऑफ द इनकम है फॉर द बैंक्स. और अलॉन्ग विद दैट बैंक्स आर गिविंग अदर फैसिलिटीज. मीन्स लॉकर देते हैं उसका रेंट मिलता है, ड्राफ्ट इशू करते हैं उसका एक्सचेंज मिलता है, आरटीजीएस एनएफटी भी बहुत सारी जगह पे बहुत सारे बैंक थोड़ा थोड़ा तो भी उसका एक्सचेंज लेते हैं, उसके हिसाब से इनकम मिलता है. बैंक गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट या लोन्स भी देते हैं, उसमें प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं बैंक्स, वो भी अदर इनकम में चला जाता है. लेकिन मेन इनकम जो बैंक को मिलता है वो इंटरेस्ट के हिसाब से मिलता है. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द बैंक्स? ओके, मेन बिजनेस देख लिया हमने, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग द लोन्स. लेकिन जो फंक्शंस है, मेंस क्या है, बैंक्स क्या काम करती है जनरली, वो तो है. पहला रहता है एजेंसी फंक्शंस. एजेंसी फंक्शंस मीन्स क्या है कि आरबीआई कुछ काम, आरबीआई खुद बैंकिंग कुछ भी नहीं करती, आरबीआई इज द रेगुलेटिंग बॉडी, लेकिन आरबीआई को कुछ काम करके लेना होता है. जैसा करेंसी नोट डिस्ट्रीब्यूशन, आरबीआई क्या करती है, प्रिंट करती है करेंसी और वो बैंकिंग में भेज देती है, बैंक के पास भेज देती है जैसा. लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैंकों से ये नोट आगे हमको पब्लिक तक पहुंचाना करता है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द एजेंसी फंक्शंस. और भी काम होते हैं, जैसे आजकल ऐप है बहुत सारे, एक बैंक का ऐप होता है, दूसरे बैंक का होता है, हम कहीं से भी कहीं फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इसको मॉनिटर कौन करेगा? तो जैसा एनपीसीआई है जो आरबीआई का अंडर काम करता है, तो ये जो आरबीआई ने जो बताया कि इसी हिसाब से आपको करो, तो दैट इज ऑल्सो एजेंसी फंक्शन के अंदर वो आता है. देन फंड्स ट्रांसफर, जैसा मैंने अभी बताया कि आरटीजीएस है, एनईएफटी है. आरटीजीएस और एनईएफटी का आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को मालूम भी है. तो ये वर्ड जैसे आता है आपके आंसर में कहीं भी, तो इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाट इज नेफ्ट, व्हाट इज आरटीजीएस, उसके अमाउंट्स का मिनिमम मैक्सिमम क्या है, तो ये भी सब देखना पड़ता है. देन चेक कलेक्शंस, समझो मेरा एक एसबीआई में अकाउंट है और मेरे को एचडीएफसी का किसी ने चेक दिया है, तो मैं मेरे एसबीआई में जमा कर सकता हूँ, बाद में वो कलेक्ट कर लेती है वो बैंक. तो ये भी जो फंक्शन है ये आरबीआई के क्लियरिंग द्वारा चलते हैं. मीन्स इट इज अगेन ए एजेंसी फंक्शन. ओके, देन पीरियोडिक पेमेंट्स एंड कलेक्शन, जैसा समझो गवर्नमेंट की स्कीम रहती है, जैसा प्रधानमंत्री सम्मान योजना, इनको द्वारा कुछ फंड दिया जाता है फार्मर्स को, तो ये एक बल्क में फंड्स हमको हर एक अकाउंट में पहुंचाना पड़ता है. तो फिर ये फाइल एक प्लेटफॉर्म ऊपर यूज करके बैंकों का हर एक अकाउंट में हमको डालना पड़ता है. तो ये भी थोड़ा सा जो है ये एजेंसी फंक्शन में आता है.
तो और इसके लिए प्लेटफॉर्म आरबीआई अवेलेबल कर दी थी, क्योंकि इसमें मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट्स होंगे, इसलिए हमको एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहां से हर एक बैंक में ये फंड जा सकता है। तो इट इज अगेन ए पार्ट ऑफ द एजेंसी फंक्शंस। ओके, सो ये सारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बैंक के, जिसको कि एजेंसी फंक्शन हम कहते हैं। ओके, देन व्हाट आर द रिस्क टू द बैंक्स, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि बैंकों का बिजनेस के लिए क्या क्या रिस्क होती है। ओके, ऑफकोर्स आपको रिस्क पता है तो एनपीए सामने आता है। ओके, कि एनपीए की बहुत बड़ी रिस्क रहती है बैंक की। ओके, बट एनपीए रिस्क इज कम्स अंडर द क्रेडिट रिस्क, it is a part of the credit, npa is the part of the credit, so it comes under the credit risk। जैसे हम फिर एक क्रेडिट रिस्क हो गया, मीन्स लोन जो देते हैं हम, तो उसमें भी रिस्क है, अगर नहीं रिकवर हो गए तो एनपीए हो जाएंगे, फिर लॉस हो जाएगा, तो इसको क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। देन दूसरी है मार्केट रिस्क। ओके, मार्केट में अगर चलन अच्छा रहेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, फिर उनको भी इनकम हो जाएगा और हमारा रिपेमेंट अच्छे से करेंगे। लेकिन मार्केट ही डाउन होगा तो फिर ना हमको लोन को उठाव मिलेगा, या जो लोन दिए हैं उनका रिपेमेंट टाइम पे नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मार्केट रिस्क भी बैंकिंग बिजनेस में है। देन ऑपरेशनल रिस्क मीन्स बैंकों में बहुत सारे व्यवहार हर दिन होते हैं, हर ब्रांच में, हर बैंक में। तो ऑपरेशनल में आजकल डिजिटल बैंकिंग की तरफ हम बहुत सारे जा रहे हैं, तो कस्टमर का जो डाटा है वो सिक्योर रखना बैंक के लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब है, और इसके लिए बहुत सारा साइबर सिक्योरिटी के तरह हिसाब से बैंकों को बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह लेना पड़ता है। तो दैट्स कम्स अंडर द ऑपरेशनल रिस्क। देन लिक्विडिटी रिस्क, अभी लिक्विडिटी रिस्क मीन्स बैंकों के पास पर्याप्त पैसा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जो डिपॉजिट बैंक के पास रहता है, कस्टमर कब वापस लेने वाला ये तो हम बता नहीं सकते है ना। कस्टमर को समझो 1 लाख रुपए किसी खाते में है, तो उसको कभी 10,000 लगेंगे, कभी 50,000, या कभी कभी 1 लाख रुपए भी लगेंगे उसको। तो लेकिन ये बैंक के पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए कि जब भी कस्टमर को जरूरत है, जब भी डिपॉजिटर को जरूरत है, उसका पैसा उसको वापस मिलना चाहिए। मीन्स लिक्विडिटी उसके पास अच्छी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी रिस्क। तो इसके लिए आरबीआई भी बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी में, जैसा सीआरआर है, एसएलआर है, ये टूल्स यूज करती है, और बैंकों को उसके हिसाब से वो फॉलो करना पड़ता है। देन रेपुटेशन रिस्क भी रहता है, म्हणजे हर एक बैंक का अपना अपना रेपुटेशन होता है, क्योंकि कस्टमर जब भी कोई बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए जाता है तो पहले देखता है भाई कि यह बैंक का क्या है, बैंक का कभी नाम सुना है क्या, इसका रिकॉर्ड कैसा है, बाद में सर्विस वगैरह कैसी है। तो ये रेपुटेशन रिस्क जो है ये भी अच्छे है। सर्विस में भी अगर कहीं गलत होगा एक आदमी के साथ तो 10 आदमी को बताता है, तो उसमें रेपुटेशन खराब हो सकता है कोई बैंक का। तो इसलिए रेपुटेशन भी अच्छा रखना पब्लिक के सामने, ये बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दिस कम्स अंडर द रेपुटेशन रिस्क। तो रिस्क में भी मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, रेपुटेशन रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है। अभी इंटरेस्ट रेट तो चलो थोड़ा बहुत लिबरेशन बैंक होगा, लेकिन आखिर में आरबीआई ठहराता है कि मैक्सिमम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं आप, वो सब कुछ उसके हिसाब से हमको देना पड़ता है। और प्रॉफिट जो है तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट्स, तो इसलिए इंटरेस्ट रिस्क भी बैंकिंग बिजनेस में है, उसके हिसाब से हमको वो काम करना पड़ेगा। अभी और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है वैसे देखा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेरियस अकाउंट्स इन द बैंक्स। ओके, तो बेसिकली जैसा ये क्वेश्चन आता है तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स, बेसिकली ब्रॉडली 2 कैटेगरी ऑफ द अकाउंट्स आर देयर। वन इज द डिपॉजिट अकाउंट्स, अनदर इज द लोन अकाउंट्स। ओके, डिपॉजिट अकाउंट एक है और दूसरा लोन अकाउंट एक है। डिपॉजिट अकाउंट का जो फिर उसके टाइप्स है, उसके अंडर डिपॉजिट अकाउंट के अंदर सेविंग बैंक है, करंट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है। ओके, तो ये डिपॉजिट के अंडर है। लोन अकाउंट में अगर कुछ बोला, वो बताना आपको पूछा कि लोन अकाउंट के कुछ बता दीजिए टाइप्स, तो होम लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है, ऑटो लोन्स है, व्हीकल के लिए जाता है ना। तो ये लोन्स के प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स अगर बताना है आपको तो बेसिकली टू टाइप्स आर देयर, डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट, और उसमें फिर सब कैटेगरी जो है ये आप उसमें बता सकते हैं।
बाद में एग्री लोन्स भी है, एग्री लोन्स भी आप उसको बता सकते हैं क्योंकि आप यूएफओ के लिए जा रहे हैं तो बता सकते हैं। फिर आई एग्री लोन्स के बारे में पूछेंगे कि एग्री लोन्स में फिर और क्या टाइप होते हैं उसमें, तो उसमें क्रॉप लोन होते हैं, ट्रैक्टर लोन होते हैं, एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए लोन होते हैं जैसा पोल्ट्री के लिए, डेयरी के लिए, तो कोई मशीनरी परचेज करने के लिए एग्री रिलेटेड, तो ये एग्री के रिलेटेड लोन होते हैं। ओके, और लोन के बारे में, अगर एग्री लोन के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट लोन है, अगर आप यूएफओ के लिए जा रहे हैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में केसीसी जो स्कीम है, बहुत सारे लोगों को तो मालूम है, हमने मॉक इंटरव्यू में भी देखा है कि बहुत सारे लोगों को मालूम है इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में, क्योंकि बैंकों में जो एग्रीकल्चर लोन का पार्ट है 90% ऑफ द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लोन इज विथ केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। बेसिकली दिस इज ए क्रॉप लोन and it is given for the cultivation of the crops and purchasing the fertilizers, insecticides which are needed for the crop cultivation. okay, तो क्रॉप लोन मीन्स केसीसी के द्वारा क्रॉप लोन दिया जाता है फार्मर्स को। तो इसमें केसीसी में क्या क्या टर्म्स आते हैं, तो उसमें सीजन्स पूछ सकते हैं, एग्रीकल्चर लोन्स में सीजन्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी सीजन जनरली एग्रीकल्चर में, बैंकिंग में दो ही सीजन पकड़ लेते हैं, एक है खरीफ और दूसरा है रबी। ओके, खरीफ 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक रबी पकड़ा जाता है। वो समर वगैरह ठीक है आपके एग्रीकल्चर के हिसाब से है वो, लेकिन बैंकिंग में दो ही सीजन पकड़े जाते हैं। ओके, खरीफ एंड रबी। तो आपने वो उसके हिसाब से भी बता दिया तो कुछ गलत नहीं, खरीफ, रबी एंड समर और भी क्या सीजन होता है वो, लेकिन बैंकिंग में जब असेसमेंट करते हैं आप लोन की तो वो दो ही सीजन उसमें पकड़े जाते हैं। बाद में केसीसी में जो और एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है क्रॉपिंग पैटर्न। अभी ये मॉक इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों को नहीं आया था, क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स क्या, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्रॉपिंग। फर्स्ट तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या रहता है, क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स वो फार्मर्स के लैंड पे जो भी क्रॉप्स लगाए हुए हैं उसको क्रॉपिंग पैटर्न बोलता है। अभी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न, तो बैंकिंग के हिसाब से 3 टाइप्स पकड़े जाते हैं, दैट इज द मोनोक्रॉपिंग पैटर्न, डबल क्रॉपिंग पैटर्न एंड मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न। मोनोक्रॉपिंग पैटर्न मीन्स समझो एक फार्मर के पास 2 एकड़ का लैंड है, तो वो 2 एकड़ के लैंड में पूरे ईयर में, पूरे एक बरस में एक ही क्रॉप लिया जाता है, तो उसको मोनोक्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। डबल क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स क्या रहता है कि समझो 2 एकड़ का लैंड है वो फार्मर का, वो खरीफ का एक क्रॉप लेता है, वो निकाल के फिर दूसरा एक रबी का क्रॉप लेता है, या एक के बाद दूसरा क्रॉप लेता है, मीन्स एक ईयर में वो 2 क्रॉप ले रहा है एक ही लैंड के ऊपर, तो उसको डबल क्रॉपिंग पैटर्न बोला जाता है। और मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न क्या है कि 2 एकड़ ही लैंड है उसका, लेकिन उसने आधा एकड़ में व्हीट लगाया है, आधा एकड़ में कॉटन लगाया है, फिर 1 एकड़ में शुगर केन है, मीन्स वो 2 एकड़ के लैंड के पीस के ऊपर 2 से ज्यादा क्रॉप्स उसने एट ए टाइम लिए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न। इंटर क्रॉपिंग इज नॉट ए पैटर्न। ओके, इंटर क्रॉपिंग कोई बोलता है इंटर क्रॉपिंग भी पैटर्न है, इंटर क्रॉपिंग इज नॉट ए पैटर्न। तो बेसिकली क्रॉपिंग पैटर्न के 3 टाइप्स है, मोनोक्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये एक ध्यान में रखो क्रॉपिंग पैटर्न का। बाद में एक टर्म आता है कि स्केल ऑफ फाइनेंस। तो स्केल ऑफ फाइनेंस मीन्स इट इज द वैल्यू गिवन बाय द डीएलटीसी। डीएलटीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। इसका चेयरमैन जनरली कलेक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट का। ये कमेटी क्या करती है कि हर साल वो डिस्ट्रिक्ट में जो भी क्रॉप्स आते हैं उसका जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं पर एकड़ वो क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो उसका एक जनरली पूरा एस्टिमेट निकालते हैं वो, और क्रॉप के हिसाब से एक वैल्यू डिसाइड करते हैं कि इस साल ये डिस्ट्रिक्ट में ये क्रॉप के लिए ये स्केल ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो कॉटन लिया हमने, तो कॉटन में अगर समझो अपन ने अकोला डिस्ट्रिक्ट लिया, तो अकोला डिस्ट्रिक्ट के लिए कॉटन का अगर डीएलटीसी ने दिया स्केल ऑफ फाइनेंस 10,000 रुपए पर एकड़, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम क्रॉप लोन दे देंगे और वो फार्मर के पास 2 एकड़ का लैंड होगा, तो हम
2 एकड़ इंटू दैट 10,000 दैट इज 20,000 और प्लस वो केसीसी में और कुछ एक्सपेंसेस उसको दिया जाता है, तो इसके हिसाब से हमको वो कैलकुलेशन करना पड़ता है। मीन्स स्केल ऑफ फाइनेंस इज द रेफरेंस फिगर गिवन बाय द डीएलटीसी फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट गिवन एज ए क्रॉप लोन टू द फार्मर्स। ओके, तो इसके लिए ये स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है, उसका वैल्यू आपको कोई नहीं पूछेगा कॉलम में क्या, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होता है और हर बरस उसका रिव्यू लिया जाता है, जनरली मार्च में लिया जाता है एंड दैट इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द अप्रैल। तो ये स्केल ऑफ फाइनेंस का वैल्यू नहीं पूछेंगे, लेकिन स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है ये आपको वो पूछ सकते हैं। और डीएलटीसी मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, ये ठहराती है स्केल ऑफ फाइनेंस। बाद में इंपॉर्टेंट जो रहता है दैट इज द लैंड डॉक्यूमेंट्स। अभी लैंड डॉक्यूमेंट जो है तो हर एक स्टेट में अलग 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 है, लेकिन आज हम महाराष्ट्र में हैं तो वो बोल सकते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द लैंड डॉक्यूमेंट्स इन महाराष्ट्र। तो इट इज, आपको सबको मालूम है कि महाराष्ट्र में क्या है लैंड डॉक्यूमेंट्स का टाइप 7/12 है। फिर 7/12 क्या है, 7 क्या है, 12 क्या है, और व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स इन द 7/12। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए कि 7/12 में क्या क्या पार्ट होते हैं, और फिर वो पूछ सकते हैं कि फिर बैंक का चार्ज किस कॉलम में नोट किया जाता है 7/12 में। हम सिक्योरिटी बोल के लेते हैं ना, क्योंकि एग्रीकल्चर लोन्स में सिक्योरिटी क्या लेते हैं हम, किस तरह लेते हैं, तो नोटिंग आवर बैंक चार्ज इन द लैंड डॉक्यूमेंट दैट इज द ऑन द 7/12। तो ये किस कॉलम में बैंक का चार्ज नोट होता है ये भी आप पूछ सकते हैं। तो 7/12 में जरा देख लीजिए, इतर अधिकार वगैरे काहीतरी असतं त्याच्यामध्ये, तर त्याच्यामध्ये आपल्या बँकेचा चार्ज नोट केला जातो त्याच्यामध्ये। ओके, तो हे सुद्धा आपल्याला लँड डॉक्युमेंट बद्दल माहिती पाहिजे। महाराष्ट्रात आहे आपण, तर महाराष्ट्रातलं लँड डॉक्युमेंट 7/12 आहे। 7/12 वाचायचा कसा याचा ऑनलाईन व्हिडिओ पण आहेत, ते सुद्धा तुम्ही एकदा पाहू शकता त्याच्यामध्ये। किसान क्रेडिटच्या बाबतीमध्ये आणखीन बेसिक प्रश्न जे आहेत, तुम्ही ती स्कीम सगळी ऑनलाईन अवेलेबल आहे, आरबीआयचं सर्क्युलर आहे, त्याच्यानुसार पाहू शकता की मिनिमम मॅक्झिमम किती अमाऊंट देऊ शकता, त्याचा रेट ऑफ इंटरेस्ट काय असतो, इंटरेस्ट सबवेन्शन किती आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं किती आहे, मग प्रॉम्प्ट पेइंग फार्मरचं किती आहे। प्रॉम्प्ट पेइंग फार्मर म्हणजे काय की जी क्रॉप लोन देताना, केसीसी लोन देताना ड्यू डेट दिलेली असते त्याला रिपेमेंटसाठी, त्या ड्यू डेटच्या अगोदर जर पूर्ण लोन रिपे केलं तर त्या फार्मरला प्रॉम्प्ट पेइंग फार्मर म्हणतात, आणि त्याला ॲडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेन्शन आहे। हे सगळं त्या स्कीममध्ये दिलेलं आहे, तर हे तुम्ही तिथे इंटरव्ह्यूमध्ये विचारलं तर तुम्हाला सांगावं लागेल आणि माहीत असणं आवश्यक आहे, कारण बँकेमध्ये ॲग्रिकल्चर लोन म्हणले की केसीसीच येतं जनरली समोर, त्याच्यामुळं केसीसी स्कीम ही चांगल्या प्रकारे तुम्ही करून जायला पाहिजे। आणि आता पुन्हा ॲग्री रिलेटेड असल्यामुळं PM किसान सन्मान योजना काय आहे, तर ह्याही स्कीम ऑनलाईन अवेलेबल असते, तर ती सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित करून जा, आणि त्याचे जे व्हेरियस फीचर आहे, किती अमाऊंट दिले जाते, कुठल्या पिरियॉडिसिटीने दिले जाते, हे पहा। नंतर महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रात त्याच धर्तीवर आणखीन एक स्टेट गव्हर्नमेंटनं स्कीम टाकलेली आहे, त्यात जे नमो किसान सन्मान योजना काहीतरी आहे, नमो किसान योजना, तर ती पण पाहून जा, त्याच्यात पण तेवढेच पैसे दिले जातात शेतकऱ्यांना, तर ते सुद्धा तुम्हाला त्या स्कीमबद्दल विचारू शकतात। नंतर MSP म्हणजे काय हा एक प्रश्न ॲग्रिकल्चर रिलेटेड असतो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, मग मिनिमम सपोर्ट प्राइस काय असतं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोण ठरवतं, मिनिमम सपोर्ट प्राइसला काही लिगल त्याला स्टेटस आहे का, लिगल स्टेटस आहे का, हेही विचारल्या जाईल, आणि मग खर्चात शेतकऱ्यांचा माल MSP ने खरेदी केला जातो का, हे असल्या प्रकारचे प्रश्न MSP रिलेटेड तुम्हाला माहीत पाहिजेत, कारण हा प्रश्न बऱ्याच ॲग्रिकल्चर इंटरव्ह्यूमध्ये विचारला जातो मिनिमम सपोर्ट प्राइसचा। त्याच्यानंतर FRP, याचंही माहिती आहे तुम्हाला, FRP ही आपल्याकडे तरी फक्त शुगर केनला लागू आहे आणि ती पर क्विंटल असते, तर FRP म्हणजे काय, आणि मग यावर्षीची FRP किती आहे वगैरे लेटेस्ट आलेला आहे त्याचा फिगर, तर तेही तुम्ही पाहून घ्या, आणि ह्या MSP आणि FRP बद्दल, मग बाकीच्या पिकांना का FRP लागू नाही, ऊसालाच का लागू आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी थोड्याशा तुम्ही टेक्निकली त्याच्यामध्ये उत्तरं तयार करून ठेवायला पाहिजेत। ओके,
तर हे ॲग्री रिलेटेड क्वेश्चन आहेत. आता बँकिंगचा इंटरव्ह्यू असल्यामुळं त्याच्याबरोबर बाकीचे क्वेश्चन आहे तुम्हाला थोडेसे बेसिक क्वेश्चन जे असतात ते तुम्हाला विचारू शकतात याच्यामध्ये. मग कारण बँकेशी जेव्हा कस्टमरचं फर्स्ट रिलेशन तयार होतं, अकाउंट ओपनिंग करतो आपण, तर तुम्हाला माहिती आहे लोनच्या वेळेस किंवा डिपॉझिट अकाउंटच्या वेळेस KYC करावं लागतं आपल्याला. तर पहिली गोष्ट KYC म्हणजे काय, KYC पॉलिसी आणि KYC गाईडलाईन कोण देतं? RBI देते. नंतर KYC का आवश्यक आहे? टू इस्टॅब्लिश द आयडेंटिटी ऑफ द कस्टमर, म्हणजे कस्टमरचं ज्या आपण अकाउंट ओपन करत आहोत त्याची आयडेंटिटी आपल्याला झाली पाहिजे की हा तोच माणूस आहे. आणि 2 प्रकारचे डॉक्युमेंट आपल्याला घ्यावं लागते, 2 प्रकारची आयडेंटिटी KYC मध्ये करावं लागते. एक असते पर्सनल आयडेंटिटी, दुसरी असते ॲड्रेस आयडेंटिटी. म्हणजे तो माणूस कोण आहे, ज्याचा अकाउंट आपण ओपन करतोय तोच हा माणूस आहे, आणि दुसरी गोष्ट आपल्याला दिलेल्या पत्त्यावर तो माणूस अवेलेबल आहे आपल्याला. आता KYC पॉलिसी जी आणली तर त्याचा मेन ऑब्जेक्ट काय होता हे सुद्धा विचारलं जाईल तुम्हाला. तर टू प्रिव्हेंट द मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे काळा पैशाचा बाजार, असं मराठीत साधारण म्हणता येईल त्याला आपल्याला. टू प्रिव्हेंट द मनी लॉन्ड्रिंग. आता मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे काय, तर मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स टू मेक द व्हाईट ब्लॅक मनी, टू मेक द व्हाईट मनी. आता ब्लॅक मनी कसा व्हाईट होत असतो, एखाद्याचा पैसा एखाद्या अकाउंटमध्ये आला की तिथून तो व्हाईट होत असतो. म्हणजे बँकिंग ट्रान्झॅक्शनमध्ये जे एकदा अकाउंटमध्ये आला पैसा कुठला की तो व्हाईट समजला जातो, कारण तिथून पुढे त्याचा ट्रॅक आपल्याला लागत जातो कुठं कुठं गेला पैसा. ओके, आता ब्लॅक मनी कशाला म्हणायचं, द मनी की त्याचा सोर्स कुठून आलेला आहे, तो पैसा कुठून आलेला आहे हा ट्रेस आउट होत नाहीये, त्या पैशाला साधारण काळा पैसा असं म्हणतात, ब्लॅक मनी म्हणतात. द सोर्स ऑफ द मनी इज नॉट डिटेक्टेड, देन इट इज कॉल्ड एज द इलिगल मनी. सोर्स माहीत नाही म्हणजे तो इलिगल मनी कुठून राहिला. कारण सोर्स माहीत असेल, तुम्ही सांगू शकत असाल की मला इथून पैसा हा मिळाला आहे, म्हणजे सोर्स माहीत आहे, म्हणजे इट इज अ लिगल मनी. ओके, तर ब्लॅक मनी व्हाईट करण्याची जी प्रोसेस त्याला मनी लॉन्ड्रिंग म्हणतात. आणि टू प्रिव्हेंट द मनी लॉन्ड्रिंग आपल्याला हे KYC करणं खूप आवश्यक आहे, म्हणून RBIने ही KYC पॉलिसी आणलेली आहे. मनी लॉन्ड्रिंगमधून काय काय दुष्परिणाम होतात असं समजा विचारलं तर टेरर फायनान्स होतो, पुन्हा पैशाचा साठवणूक होऊ शकते, बेनामी अकाउंट्समधून ट्रान्झॅक्शन होऊ शकतात. तर हे टाळण्यासाठी आपण मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी RBIने आणलेली आहे. KYC करण्यासाठी RBIने एक स्टँडर्ड 5-6 OVD ऑफिशियल व्हॅलिड डॉक्युमेंटची लिस्ट दिलेली आहे बँकांना. तर ते OVD तुम्हाला माहीत आहेत. तर त्या डॉक्युमेंटमधलं एक तरी डॉक्युमेंट आयडेंटिटी प्रूफसाठी आपल्याला घ्यावं लागतं, आणि त्याच्यानुसार आपल्याला KYC पूर्ण करून घ्यावं लागते. आता KYC करताना जी कस्टमरची टाईप आहे त्याच्यानुसार आपल्याला रिस्क त्याची डिसाईड करावं लागते KYC पॉलिसी अंतर्गत. तर रिस्कचे 3 टाईप आहेत, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाय रिस्क. तर जो कस्टमर ज्या टाईपचा आहे तर त्याप्रमाणे आपल्याला ती रिस्क डिसाईड करावं लागते. सॅलरीड असेल, पेन्शनर असेल तर लो रिस्कमध्ये येतात. ओके, तर अशा प्रकारे लो रिस्क असेल तर मग त्याची आपल्याला ही KYC जी आहे ते एकदा केली म्हणजे संपलं असं नाही. ते अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ द कस्टमर वी हॅव टू अगेन टेक द KYC आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ दॅट पिरियड. म्हणजे लो रिस्कमध्ये 10 वर्षानंतर परत KYC करावं लागते, मीडियम रिस्कमध्ये 8 वर्षानंतर करावं लागते, आणि हाय रिस्कमध्ये 2 वर्षानंतर आपल्याला ती KYC परत करावी लागते. म्हणजे KYC डॉक्युमेंट परत घ्यावं लागतात त्या कस्टमरकडनं. तर ही सुद्धा KYC एकदा केली म्हणजे संपला असं नाही, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, आणि ह्या पिरियडिसिटीच्या अंतरावर आपल्याला ती परत करावी लागते, आपल्याला म्हणजे बँकांना ती करावं लागते. ओके, तर हे KYC पॉलिसीबद्दल एक विचारू शकतात, कारण इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन द बँक्स, दॅट इज द KYC. ओके, नंतर चेक आणि ड्राफ्ट याच्यामधला थोडासा फरक विचारतात ते बऱ्याच इंटरव्ह्यूमध्ये, हाही प्रश्न आलेला आहे चेक आणि ड्राफ्ट. तर चेक माहिती आहे तुम्हाला की इंडिव्हिज्युअल कॅन टेक द चेकबुक फ्रॉम द बँक. ओके, म्हणजे मी खातं उघडलं चेकबुक सहित त्याच्यात द्यावं लागतं मला, चेकबुक सहित खातं, मला चेकबुक येतं घरी. ड्राफ्ट घ्यायचं असेल तर आपल्याला अगोदर पैसे द्यावं लागतात बँकेला, मग बँक आपल्याला ड्राफ्ट देते. दोन्ही जे वापरले जातात फंड्स ऑफ ट्रान्सफर होण्यासाठी, ट्रान्सफर ऑफ द फंड्स करण्यासाठीच वापरले जातात.
पण चेक हा इंडिव्हिज्युअल कॅन इश्यू द चेक, म्हणजे मी माझ्या खात्यातला चेक माझा इश्यू करू शकतो, पण ड्राफ्ट मात्र बँक इश्यू करते ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर फॉर ट्रान्सफरिंग द फंड्स. ओके, समजा मी एखाद्याला चेक इश्यू केला तर मी त्याचं पेमेंट स्टॉप करू शकतो, काही कारणास्तव काही प्रॉब्लेम झाला असेल तर आय कॅन स्टॉप द पेमेंट ऑफ द चेक बिफोर द पेमेंट ऑफ द चेक ॲट दॅट ब्रांच. पण ड्राफ्टचं पेमेंट आपल्याला स्टॉप करता येत नाही एकदा इश्यू केल्यानंतर. ड्राफ्ट इश्यू बाय द बँक अँड चेक ड्रॉन बाय द इंडिव्हिज्युअल, म्हणजे चेक इंडिव्हिज्युअल इश्यू म्हणजे ड्रॉ करू शकतो आणि बँक इश्यू द ड्राफ्ट्स. तर चेकचं पेमेंट स्टॉप केलं जाऊ शकतं पेमेंट होण्याच्या अगोदर, आणि ड्राफ्टचं पेमेंट मात्र स्टॉप करता येत नाही एकदा इश्यू झाल्यानंतर. पण ड्राफ्ट कॅन्सल करता येतो परचेसरनं, म्हणजे ज्याने ड्राफ्ट काढलेला आहे त्याला तो ड्राफ्ट परत आणून कॅन्सल करता येतो. तिकडचं पेमेंट स्टॉप करता येत नाही, पण ड्राफ्ट वापस आणून इकडे जिथून घेतला होता तिथे कॅन्सल करता येतो. ओके, तर हा चेक आणि ड्राफ्ट मधला मेन फरक आहे. तर हा सुद्धा प्रश्न बऱ्याच वेळा तिथं आपल्याला विचारलेला असतो. नंतर बँकेमध्ये बऱ्याच लोनला सिक्युरिटी विचारल्या जातात, सिक्युरिटी घेतल्या जाते है ना. तर दोन प्रकारच्या सिक्युरिटी असतात बँकेमध्ये, एक प्रायमरी सिक्युरिटी, दुसरी कोलॅटरल सिक्युरिटी. तर प्रायमरी सिक्युरिटी कशाला म्हणतात की द सिक्युरिटी विच इज क्रिएटेड बाय द बँक फायनान्स, म्हणजे ज्याच्यासाठी लोन दिलेलं आहे आपण त्याच्यातून जी क्रिएट होते वस्तू म्हणा, मशिनरी म्हणा, किंवा ज्याच्यासाठी आपण लोन दिलेलं आहे ते, तर ते जे क्रिएट झालेलं आहे त्याला प्रायमरी सिक्युरिटी म्हणतात. समजा फॉर एक्झाम्पल आपण हाऊसिंग लोन दिलं, तर हाऊसिंग लोन दिल्यानंतर ते घर तयार होतं आपण दिलेल्या कर्जामधनं, बँकेच्या कर्जामधनं, तर त्या घराला प्रायमरी सिक्युरिटी म्हणतात त्या लोनसाठी. ओके, पण समजा आपण त्या घराला आणखीन ॲडिशनल एक 5 लाखाचं डिपॉझिट घेतलं त्या माणसाकडनं, लोन त्याला म्हणलो आम्हाला डिपॉझिट द्या सिक्युरिटी, म्हणजे काहीतरी ॲडिशनल सिक्युरिटी होण्यासाठी. समजा त्यानं हे घर तर आहेच आहे मॉर्टगेज आपल्याकडे, पण आणखीन 5 लाखाचं डिपॉझिट त्याच्यासोबत दिलं, तर त्या 5 लाखाचं जे डिपॉझिट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द कोलॅटरल सिक्युरिटी. ओके, तर त्याच्यामुळं जी ॲडिशनल सिक्युरिटी आपण घेतो अदर दॅन द प्रायमरी सिक्युरिटी दॅट इज कॉल्ड ॲज द कोलॅटरल सिक्युरिटी है ना. समजा बिझनेससाठी आपण एखादं लोन दिलं, व्यापाराचं एखाद्या दुकानदाराला लोन दिलं, तर त्याचा जो स्टॉक असतो त्याच्या अगेन्स्टमध्ये आपण लोन दिलेलं आहे त्याला, तर तो जो स्टॉक आहे तो प्रायमरी सिक्युरिटी झाला. पण त्याची जी बिल्डिंग आहे ती आपण मॉर्टगेज करून घेतलेली असते, तर त्याला म्हणतात कोलॅटरल सिक्युरिटी, दॅट इज ॲडिशनल सिक्युरिटी. ओके, तर मग ॲग्रिकल्चर लोन्समध्ये समजा तुम्ही क्रॉप लोन दिलं, तर याच्यामध्ये प्रायमरी सिक्युरिटी काय आणि कोलॅटरल सिक्युरिटी काय. आता पहिली गोष्ट तर ॲग्रिकल्चरमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही अभ्यास केलेला आहे की विदाऊट कोलॅटरल किती अमाऊंटपर्यंत आपण लोन देऊ शकतो, ते तुम्ही पाठ केलेलं आहे. 1,60,000 आपण विदाऊट कोलॅटरल देऊ शकतो. आता क्रॉप लोनमध्ये काय आपल्याकडे सिक्युरिटी क्रिएट होते, आपण क्रॉप लोन देतोच मुळात कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉपसाठी, तर जे ते स्टँडिंग क्रॉप आहे दॅट इज टेकन ॲज द प्रायमरी सिक्युरिटी फॉर दॅट लोन. ओके, स्टँडिंग क्रॉप इज द प्रायमरी सिक्युरिटी फॉर द क्रॉप लोन. पण 1,60,000च्या पुढे जर लोन गेलं तर आपण काय करतो, त्याच्या लँड रेकॉर्ड्समध्ये आपला बोजा टाकून घेतो, म्हणजे आपला चार्ज नोट करून घेतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द कोलॅटरल सिक्युरिटी. म्हणजे 1,60,000च्या पुढे लोन असेल तरच हे आपल्याला करायचं आहे, तिकडे आपला बँकेचा चार्ज लावायचा, पण दॅट इज कॉल्ड ॲज द कोलॅटरल सिक्युरिटी. सो तर ॲग्रिकल्चरमध्ये 1,60,000पर्यंत कोलॅटरल सिक्युरिटीची गरज नाही, प्रायमरी सिक्युरिटी असतेच. तर क्रॉप लोनमध्ये स्टँडिंग क्रॉप्स इज द प्रायमरी सिक्युरिटी, आणि जर 1,60,000च्या पुढे असेल तर लँड रेकॉर्डमध्ये आपला चार्ज टाकून घेणं त्याला म्हणतात कोलॅटरल सिक्युरिटी. तर हे ॲग्रिकल्चरमधले प्रायमरी आणि कोलॅटरल सिक्युरिटी त्याच्यामध्ये आहेत. तर याला अनुसरूनच सिक्युर्ड क्वेश्चन काय आणि अनसिक्युर्ड क्वेश्चन काय हे एक प्रश्न कधी कधी विचारला जातो. याच्या नावावरूनच आपल्याला सगळं ओळखू येतं. सिक्युर्ड लोन्स म्हणजे ज्या लोनमध्ये काहीतरी सिक्युरिटी आपल्याला अवेलेबल आहे त्या लोन्सला आपण सगळ्या लोन्सला सिक्युर्ड लोन्स म्हणतो. आणि अनसिक्युर्ड लोन्स म्हणजे ज्याच्याकडं ज्या लोनमध्ये कुठल्याही प्रकारची सिक्युरिटी आपल्याला अवेलेबल नाही त्याला अनसिक्युर्ड लोन. एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर सिक्युर्ड लोन्समध्ये होम लोन्स आहेत, व्हेकल लोन्स आहेत. व्हेकल लोनमध्ये सुद्धा आपण काय करतो, हायपोथिकेशन ऑफ द व्हेकल घेतो, त्याच्या RC बुकमध्ये आपला चार्ज नोट करून घेतो, म्हणजेच आपली त्याच्यावर हायपोथिकेशन करून ते व्हेकल आपल्या मालकीचं आपण करून घेतो थोडक्यात बँकेच्या.
तर हे जे असतं तर या सगळ्या लोनला सिक्युर्ड लोन म्हणतात. आणि अनसिक्युर्ड लोन्स म्हणजे काय, पर्सनल लोन असतात. पर्सनल लोन दिले जातात बऱ्याच बँकांमधनं. तर त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची सिक्युरिटी जनरली घेतली नसते. त्याच्या सॅलरीवर म्हणा किंवा त्याच्या इन्कमवर म्हणा हे लोन दिलेलं असतं, म्हणून त्याच्यात सिक्युरिटी घेतलेली नसते. तर त्या टाईपच्या लोनला अनसिक्युर्ड लोन्स म्हणलं जातं. नंतर आणखीन एक प्रश्न बऱ्याच वेळा विचारला गेलेला आहे की कार्ड्स जे असतात बँकेमध्ये कार्ड्स, तर हे किती प्रकारचे कार्ड्स असतात. तुम्हाला माहिती आहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि आणखीन एक टाईप आहे त्याच्यामध्ये प्रीपेड कार्ड्स. ओके, तर डेबिट कार्ड म्हणजे हे प्रत्येक खात्यामध्ये जनरली दिले जातात. ATM कार्ड इज अ डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड फक्त आपल्या खात्यामध्ये जो बॅलन्स असतो तिथपर्यंतच आपण हे कार्ड वापरू शकतो. क्रेडिट कार्ड म्हणजे हे एक प्रकारचं लोन असतं, त्याला एक ठराविक लिमिट दिलं जातं. क्रेडिट कार्ड इश्यू करताना तुमचा इन्कम काय वगैरे पाहिलं जातं आणि त्याच्यानुसार त्या कंपन्या तुम्हाला क्रेडिट कार्ड देतात. समजा 1 लाखाचं तुम्हाला क्रेडिट कार्डवर लिमिट दिलं, याचा अर्थ तुम्ही त्या क्रेडिट कार्डवर 1 लाखापर्यंत परचेस वगैरे काही करू शकता आणि मग तुम्हाला ते त्यांना रिपे करायचं आहे. तर क्रेडिट कार्डच्या द्वारे एक प्रकारचं लोनच असतं ते. तर क्रेडिट कार्डवर दिलेल्या लिमिटपर्यंत तुम्ही ट्रान्झॅक्शन करू शकता. डेबिट कार्डमध्ये तुमच्या अकाउंटमध्ये जोपर्यंत जितका बॅलन्स आहे तिथपर्यंतच तुम्ही ट्रान्झॅक्शन करू शकता. आणि प्रीपेड कार्ड आहेत कुठल्या कुठल्या बँकेमध्ये की कार्ड ठेवायचं आणि आपल्याला जेवढी जरूरत आहे तेवढे पैसे भरून टाकायचे त्याच्यामध्ये, म्हणजे तेवढा बॅलन्स त्या कार्डमध्ये येतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रीपेड कार्ड्स. ओके, नंतर ATM, CDM याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे. आणि आता एक रिसायकलर म्हणून आलं. ATM म्हणजे जनरली हे कॅश विड्रॉ करण्यासाठी वापरले जातात, पण त्याच्यावर बाकीचे फॅसिलिटी असतात तुम्हाला माहीत आहे. मिनी स्टेटमेंट निघू शकतं, बॅलन्स इन्क्वायरी होऊ शकते, चेंज पिन करू शकता तुम्ही त्या कार्डचा. तर हे अदर फंक्शन आहेत, पण बेसिक फंक्शन ऑफ द ATM इज विड्रॉईंग द कॅश फ्रॉम द मशीन, दॅट इज ATM, ऑटोमॅटिक टेलर मशीन. CDM म्हणजे कॅश डिपॉझिट मशीन. जसे पैसे काढायची मशीन आहे तसं कॅश डिपॉझिटची पण मशीन आलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण कॅश डिपॉझिट करू शकतो, त्याला म्हणतात CDM. आणि आता नवीन एक कन्सेप्ट रिसायकलर म्हणून आले. तर ही जी रिसायकलर असते याच्यामध्ये दोन्ही फंक्शन तुम्ही करू शकता, पैसे काढू शकता आणि कॅश डिपॉझिटही करू शकता. म्हणजे ATM आणि CDMचे दोन्ही फंक्शन ह्या मशीनमध्ये होतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज द रिसायकलर. तर हे सुद्धा त्याच्यामध्ये तुम्हाला विचारू शकतात. नंतर व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ द बँक्स, हा एक प्रश्न बऱ्याच वेळा विचारला जातो. ओके, तर बेसिकली दोन टाईपच्या बँक असतात. एक तर आता कमर्शियल बँक म्हणजे या सगळ्या बँक व्यापार करणाऱ्या. दुसऱ्या इन्व्हेस्टमेंट बँक्स. ओके, इन्व्हेस्टमेंट बँक म्हणजे त्या काय करतात की पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट, फिक्स डिपॉझिट वगैरे असल्या प्रकारचा बिझनेस करतात, त्यांना इन्व्हेस्टमेंट बँक म्हणतात. आणि कमर्शियल बँक म्हणजे आपल्या बँक, तो ॲक्सेप्ट द डिपॉझिट अँड गिव्ह द लोन्स, याच्यामधनं ते सगळा बिझनेस करत असतात. ओके, नंतर दुसरा जो सब टाईप्स आहेत, पब्लिक सेक्टर बँक्स, प्रायव्हेट सेक्टर बँक्स, नंतर कोऑपरेटिव्ह बँक्स, पेमेंट बँक्स, स्मॉल फायनान्स बँक्स. तर हे जे सगळ्या डेफिनेशन अवेलेबल आहेत ऑनलाईन, तुम्ही वाचल्या असतील तर त्या सगळ्या परत एकदा पाठ करून घ्या. कुठल्या कुठल्या बँकेला काय म्हणायचं, स्मॉल बँक्स म्हणजे काय, पेमेंट बँक म्हणजे काय. तर ह्या सगळ्या डेफिनेशन्स किंवा व्याख्या आहेत त्या अवेलेबल आहेत ऑनलाईन, ते सगळं एकदा बघून घ्या. तर मला वाटतं की जे बेसिक प्रश्न आहेत त्याच्याविषयी आपण बरीचशी चर्चा केलेली आहे. आम्ही मॉक इंटरव्ह्यूमध्ये सुद्धा बरेच सजेशन दिलेले आहेत. बेसिक बँकिंग टर्म्स तुम्ही व्यवस्थित करून जा. त्याच्याबरोबरच ॲग्री रिलेटेड जे बँक रिलेटेड, जसं मी आता KCC बद्दल सांगितलं, ॲग्री म्हणले की बँकर्सच्या समोर नेहमी KCCच येत असते, तर KCC बद्दल विचारून जा. नंतर लेटेस्ट डेव्हलपमेंट जे आहेत ॲग्रिकल्चर रिलेटेड, काही बजेटमध्ये असतील किंवा फायनान्शियल सेक्टरमध्ये असतील, तर त्या पण तुम्ही थोड्याशा अपडेट करून ज्या अवेलेबल असतील ऑनलाईनमध्ये, तर ॲग्रिकल्चर रिलेटेड त्या संबंधात तुम्ही तयारी करू शकता. आणि जे आपण आत्ता डिस्कस केलं सुरुवातीपासून, ॲपिअरन्सपासून ते व्हाय बँकिंग जॉब, व्हॉट आर द बँक्स, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ द बँक, नंतर बैंकों में एग्रीकल्चर का क्या कॉन्ट्रीब्युशन है, क्या महत्त्व है, हे सगळे प्रश्न साधारण तुम्ही तयार होऊन जा. आणि ह्या सगळं करताना पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड खूप महत्त्वाची, कॉन्फिडन्स खूप महत्त्वाचा आहे दाखवणं तुम्हाला त्या 7-8 मिनिटामध्ये.
त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन किंवा नर्वसनेस आपल्यामध्ये दिसला नाही पाहिजे. आय एम देअर इन द लास्ट लिस्ट या कॉन्फिडन्सनं आपण इंटरव्ह्यूला जायला पाहिजे आणि मला वाटतं की तुम्हाला नक्कीच सक्सेस याच्यामधनं मिळेल अशी आपण आशा करूया. ऑल द बेस्ट. तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. येस.